घर की तरफ सौगंधी के कदम उठे ही थे कि रुक गए और वो ठहर कर सोचने लगी। रामलाल दलाल का ख्याल है कि उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आई। शक्ल का तो उसने जिक्र नहीं किया, उसने तो ये कहा था तुझे पसंद नहीं किया। उसे सिर्फ मेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई। नहीं आई तो क्या हुआ, मुझे भी कई आदमियों की शक्ल पसंद नहीं आती। वो जो अमावस की रात को आया था, कितनी बुरी सूरत थी उसकी, क्या मैंने नाक भून नहीं चढ़ाई थी? जब वो मेरे साथ सोने लगा था तो मुझे घिन नहीं आई थी? क्या मुझे अब उबकाई आते आते रुक नहीं गई थी? ठीक है, पर सौगंधी, तूने उसको धुतकारा तो नहीं था, तूने उसको ठुकराया तो नहीं था। इस मोटर वाले सेठ ने तो तेरे मुंह पर थूका है। और मतलब ही क्या है? यही कि इस छछोंदर के सर में चंबेली का तेल, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे रामलाल, तू इस छिपकली कहां से पकड़ कर ले आया? इस लौंडिया की इतनी तारीफ कर रहा था तू। 10 रुपए और ये औरत, खच्चर क्या बुरी है। सौगंधी सोच रही थी और उसके पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक गरम गरम लहरें दौड़ रही थी। उसको कभी अपने आप पर गुस्सा आता, कभी रामलाल दलाल पर जिसने रात के 2 बजे उसे बेआराम किया, लेकिन फौरन ही दोनों को बेकसूर पाकर वो सेठ का ख्याल करती। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें, उसके कान, उसकी बाहें, उसकी टांगें, उसका सब कुछ मुड़ता था कि सेठ कहीं देख पाए। उसके अंदर ये ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से पैदा हो रही थी, जो कुछ हो चुका है एक बार फिर हो, सिर्फ एक बार। वो हौले हौले मोटर की तरफ बढ़े, मोटर के अंदर से एक हाथ बैटरी निकाले, उसके चेहरे पर रोशनी फेंके, ऊह की आवाज आए और वो सौगंधी अंधाधुन अपने दोनों पंजों से उसका मुंह नोचना शुरू कर दे, वैसी बिल्ली की तरह झपटे और अपनी उंगलियों के सारे नाखून जो उसने मौजूदा फैशन के मुताबिक बढ़ा रखे थे, उस सेठ के गालों में गाड़ दे, बालों से पकड़कर उसे बाहर घसीट ले और धड़ाधड़ मुक्के मारना शुरू कर दे, और जब थक जाए तो रोना शुरू कर दे। रोने का ख्याल सौगंधी को सिर्फ इसलिए आया कि उसकी आंखों में गुस्से और बेबसी की शिद्दत के बायस 3-4 बड़े बड़े आंसू बन रहे थे। एकाएक ही सौगंधी ने अपनी आंखों से सवाल किया, तू रोती क्यों है? तुम्हें क्या हुआ है कि टपकने लगे हो? आंखों ने क्या किया है? ये सवाल चंद लम्हात तक उसकी आंखों में आंसुओं की सूरत तैरता रहा। जवाब पलकों पर कांप रहे थे। सौगंधी इन आंसुओं में से देर तक उस खला को घूरती रही जिधर सेठ की मोटर गई थी। फड़ 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 फड़, यह आवाज कहां से आई? सौगंधी ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन किसी को ना पाया। अरे, ये तो उसका दिल फड़फड़ाया था। वो समझी थी कि मोटर का इंजन बोला है। उसका दिल अच्छा भला चलता चलता एक जगह रुककर धड़ धड़ क्यों करता था, बिल्कुल उस घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह जो सुई के नीचे एक जगह आके रुक जाता था। रात कटी गिन गिन तारे, कहता कहता तारे की रट लगा देता था। आसमान तारों से अटा हुआ था। सौगंधी ने उनकी तरफ देखा और कहा, कितने सुंदर हैं। वो चाहती थी कि अपना ध्यान किसी और तरफ पलट दे, पर जब उसने सुंदर कहा तो झट से ये ख्याल उसके दिल में कूदा, तारे सुंदर हैं, पर तू कितनी भौंडी है। क्या भूल गई अभी अभी तेरी सूरत को फिटकारा गया है? सौगंधी बदसूरत तो नहीं थी। यह ख्याल आते ही वो तमाम अक्स एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगे, जो इन 5 बरसों के दौरान में वो आईने में देख चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं कि उसका रंग और रूप अब वो नहीं रहा था जो आज से 5 साल पहले था, जबकि वो तमाम फिक्रों से आजाद होकर अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। लेकिन वो बदसूरत तो नहीं हो गई थी। उसकी शक्ल सूरत उन आम औरतों की सी थी जिनकी तरफ मर्द गुजरते गुजरते घूर कर देख लिया करते थे। उसमें वो तमाम खूबियां मौजूद थीं जो सौगंधी के ख्याल में हर मर्द उस औरत में जरूरी समझते हैं जिसके साथ 1-2 रातें बसर करना हो। वो जवान थी, उसके आज़ा मुतनासिब थे। कभी कभी नहाते वक्त जब उसकी निगाह अपनी ट्रानों पर पड़ती तो वो खुद उनकी गोलाई और गुदराहट को पसंद किया करती। वो खुश खल्क थी। इन 5 बरसों के दौरान शायद ही कोई आदमी उससे नाखुश होकर गया हो। बड़ी मिलनसार थी, बड़ी रहमदिल थी। पिछले दिनों क्रिसमस में जब वो गोल पीठा रहा करती थी, एक नौजवान लड़का उसके पास आया। सुबह उठकर जब उसने दूसरे कमरे में जाकर खूंटी से अपना कोट उतारा, बटवा गायब पाया। सौगंधी का नौकर ये बटवा ले उड़ा। बेचारा बेहद परेशान हुआ। छुट्टियां गुजारने के लिए हैदराबाद से बंबई आया था, अब उसके पास वापस जाने के लिए दाम न थे। सौगंधी ने तरस खाकर उसके 10 रुपए वापस कर दिए थे।
मुझ में आखिर क्या बुराई है? सौगंधी ने यह सवाल हर उस चीज से किया जो उसकी आंखों के सामने थी। गैस के लैंप, लोहे के खंभे, फुटपाथ के चौकोर पत्थर और सड़क की उखड़ी हुई बजरी, इन सब चीजों की तरफ उसने बारी बारी देखा। फिर आसमान की तरफ निगाहें उठाई जो उसके ऊपर झुका हुआ था, मगर सौगंधी को कोई जवाब न मिला। जवाब उसके अंदर मौजूद था। वो जानती थी कि वो बुरी नहीं, अच्छी है, पर वो चाहती थी कोई उसकी तारीफ करे। कोई इस वक्त कोई उसके कांधों पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कह दे, सौगंधी, कौन कहता है तू बुरी है? जो तुझे बुरा कहे वो आप बुरा है। नहीं, ये कहने की भी कोई जरूरत नहीं, किसी का इतना कह देना काफी है, सौगंधी तू बहुत अच्छी है। वो सोचने लगी वो क्यों चाहती है कोई उसकी तारीफ करे। इससे पहले उसे इस बात की इतनी शिद्दत से जरूरत महसूस न हुई थी। आज क्यों वो बेजान चीजों को भी ऐसी नजरों से देखती थी जैसे उन पर अपने अच्छे होने का एहसास तारी करना चाहती हो। उसके जिस्म का जर्रा जर्रा क्यों माँ बन रहा था। वो माँ बनकर धरती की हर शय को अपनी गोद में लेने के लिए तैयार हो रही थी। उसका जी क्यों चाहता था कि सामने वाले गैस के आहनी खंबे के साथ चिमट जाए और उसके सर्द लोहे पर अपने गाल रख दे, अपने गरम गरम गाल, और उसकी सारी सर्दी चूस ले। सौगंधी गली के नुक्कड़ पर खट डालने वाले लाल भभक्के के पास खड़ी थी। हवा के तेज झोंके उस भभक्के की आहनी जुबान जो उसके खुले हुए मुंह से लटकी रहती थी लड़खड़ाई तो सौगंधी की निगाहें यकबैक उस तरफ उठी जिधर मोटर गई थी, मगर उसे कुछ नजर न आया। उसे कितनी जबरदस्त आरजू थी कि वो मोटर एक बार आए और ना आए। बला से मैं अपनी जान क्यों हलकान करूं? घर चलते हैं और आराम से लंबी तान कर सोते हैं। इन झगड़ों में रखा ही क्या है? मुफ्त का दर्द सर ही तो है। चल सौगंधी, घर चल, ठंडे पानी का एक और डोंगा पी, थोड़ा सा बाम मल कर सो जा। फर्स्ट क्लास नींद आएगी और सब ठीक हो जाएगा। सेठ और उसकी मोटर की ऐसी तैसी। ये सोचते हुए सौगंधी का बोझ हल्का हो गया, जैसे वो किसी ठंडे तालाब से नहाकर बाहर निकली है। जिस तरह पूजा करने के बाद उसका जिस्म हल्का हो जाता है, उसी तरह अब भी हल्का हो गया था। घर की तरफ चलने लगी तो ख्यालात का बोझ न होने के बायस उसके कदम कई बार लड़खड़ाए। अपने मकान के पास पहुंची तो एक टीस के साथ फिर तमाम वाकया उसके दिल में उठा और दर्द की तरह उसके रुएं रुएं पर छा गया। कदम फिर बोझल हो गए और इस बात को शिद्दत के साथ वो महसूस करने लगी कि घर से बुलाकर बाहर बाजार में मुंह पर रोशनी का चांटा मारकर एक आदमी ने उसकी अभी अभी हतक की है। ये ख्याल आया तो उसने अपनी पसलियों पर किसी के सख्त अंगूठे को महसूस किया, जैसे कोई उसे भेड़ बकरी की तरह दबा दबा के देख रहा है। आया गोश्त है भी या बाल ही बाल है। इस सेठ ने, परमात्मा करे, सौगंधी ने चाहा कि उसको बद्दुआ दे, मगर सोचा बद्दुआ देने से क्या बनेगा। मजा तो जब था वो सामने होता और वो उसके वजूद के हर जर्रे पर अपनी लानतें लिख देती। उसके मुंह पर कुछ ऐसे अल्फाज कहती कि जिंदगी भर बेचैन रहता। कपड़े फाड़ कर उसके सामने नंगी हो जाती और कहती, यही लेने आया था ना तू, ले दाम लिए बिना ले जा। पर जो कुछ मैं हूं, जो कुछ मेरे अंदर छुपा है, वो तू क्या तेरा बाप भी नहीं खरीद सकता। इंतकाम के नए नए तरीके सौगंधी के जहन में आ रहे थे। अगर इस सेठ से सिर्फ एक बार उसकी मुठभेड़ हो जाए तो वो ये करे, नहीं ये नहीं, वो ये करे, यूं उससे इंतकाम ले, नहीं यूं नहीं यूं। लेकिन जब सौगंधी सोचती कि सेठ से उसका दोबारा मिलना महाल है तो वो उसे एक छोटी सी गाली देने पर ही खुद को राजी कर लेती। बस सिर्फ एक छोटी सी गाली जो उसकी नाक पर चिपकू मक्खी की तरह बैठ जाए और हमेशा वहीं जमी रहे। इसी अधेड़ बन में वो दूसरी मंजिल पर अपनी खोली के पास पहुंच गई। चोली में से चाबी निकालकर ताला खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो चाबी हवा में घूमकर रह गई। कुंडे में ताला नहीं था। सौगंधी ने कवाड़ अंदर की तरफ दबाए तो हल्की सी चुरचुराहट पैदा हुई। अंदर से किसी ने कुंडी खोली और दरवाजे ने जमाई ली। सौगंधी अंदर दाखिल हुई। माधु मूंछों में हंसा और दरवाजा बंद करके सौगंधी से कहने लगा, आज तूने मेरा कहना मान ही लिया। सुबह की सैर तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छी होती है। हर रोज इसी तरह सुबह सुबह उठकर घूमने जाया करेगी तो तेरी ये सारी सुस्ती दूर हो जाएगी और वो तेरी कमर का दर्द भी गायब हो जाएगा जो इसकी बाबत तूने शिकायत की थी। अब विक्टोरिया गार्डन तक तो हो ही आई होगी, क्यों? सौगंधी ने कोई जवाब न दिया और न माधु ने जवाब की ख्वाहिश जाहिर की।
दरअसल जब माधु बात किया करता था तो उसका ये मतलब नहीं होता था कि सौगंधी इसमें हिस्सा ले। क्योंकि कोई बात करना होती थी इसलिए वो कुछ कह दिया करते थे। माधु वैद की कुर्सी पर बैठ गया, जिसकी पुष्ट पर उसके तेल से चुपड़े हुए सर ने मैल का बहुत बड़ा धब्बा बना रखा था। टांग पर टांग रखकर अपनी मूंछों पर उंगलियां फेरने लगा। सौगंधी पलंग पर बैठ गई और माधु से कहने लगी, माधु, मैंने आज तेरा ही इंतजार कर रही थी। माधु बड़ा सटपटाया, इंतजार? और तुझे कैसे मालूम था मैं आज आने वाला हूं? सौगंधी के भेजे हुए लब खुले, उन पर एक पीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। माधु रे, रात मैंने तुझे सपने में देखा था। उठी तो कोई भी नहीं था। सुजी ने कहा चलो कहीं बाहर घूम आए, और माधु ने खुश होकर कहा, और मैं आ गया। वही बड़े लोगों की बड़ी बातें बड़ी पक्की होती है। किसी ने ठीक ही कहा कि दिल को दिल से राह होती है। तुमने ये सपना कब देखा था? सौगंधी ने जवाब दिया, यही कोई 4 बजे के करीब। माधु कुर्सी पर उठकर सौगंधी के पास आ गया, और मैंने तुझे ठीक 2 बजे सपने में देखा, जैसे तू फूलों की साड़ी, अरे बिल्कुल यही फूलों की साड़ी मेरे पास पहने खड़ी है। तेरे हाथों में क्या था तेरे हाथों में? हाँ, तेरे हाथों में रुपयों से भरी हुई थैली थी। तूने ये थैली मेरी झोली में रख दी और कहा, माधु तू चिंता क्यों करता है, ले ये थैली ले। अरे तेरे मेरे रुपए क्या 2 है? सौगंधी, तेरी जान की कसम, फौरन उठा और टिकट कटाकर इधर का रुख किया। क्या सुनाऊं, बड़ी परेशानी है। बैठे बैठाए एक केस हो गया। अब 20 रुपए हो तो सेठ की इंस्पेक्टर की मुट्ठी गरम करके छुटकारा मिलेगा। थक तो नहीं गई तू? लेट जा, मैं तेरे पाँव दबा देता हूँ। सैर की आदत ना हो तो थकन हो ही जाया करती है। इधर मेरी तरफ पैर करके लेट जा, शाबाश। सौगंधी लेट गई। दोनों बाहों का तकिया बनाकर वो इन पर सर रखकर लेट गई, और इस लहजे में जो उसका अपना नहीं था माधु से कहने लगी, माधु, ये किस मुए ने तुझ पर केस किया है? जेल वेल का डर है तो मुझसे कह दे। 20-30 क्या 100-50 भी ऐसे मौकों पर पुलिस के हाथ में थमा दिए जाएं तो फायदा अपना ही है। जान बची लाखों पाए। बस अब जाने दे। थकन कुछ ज्यादा नहीं। मुट्ठी चापी छोड़ और मुझे सारी बात सुना। केस का नाम सुनते ही मेरा दिल धक धक करने लगा है। वापस कब जाएगा तू? माधु को सौगंधी के मुंह से शराब की बात आई। उसने ये मौका अच्छा समझा और झट से कहा, दोपहर की गाड़ी में वापस जाना है। अगर शाम तक सब इंस्पेक्टर को 150 न थमाए तो ज्यादा देने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूँ कि 50 में काम चल जाएगा। 50? ये कहकर सौगंधी बड़े आराम से उठी। उन 4 तस्वीरों के पास आहिस्ता आहिस्ता गई जो दीवार पर लटक रही थी। बाईं तरफ से तीसरे फ्रेम में माधु की तस्वीर थी। बड़े बड़े फूलों वाले पर्दे के आगे कुर्सी पर वो दोनों रानों पर अपने हाथ रखकर बैठा था। एक हाथ में गुलाब का फूल था, पास ही तपाई पर 2 मोटी मोटी किताबें धरी थी। तस्वीर उतरवाते वक्त तस्वीर उतरवाने का ख्याल माधु पर इस कदर गालिब था कि उसकी हर शय तस्वीर से बाहर निकल कर गोया पुकार रही थी, हमारा फोटो उतरेगा, हमारा फोटो उतरेगा। कैमरे की तरफ माधु आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और ऐसा मालूम होता था कि फोटो उतरवाते वक्त उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी। सौगंधी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी कुछ ऐसी तीखी और नोकेली थी कि माधु को सुइयां सी चुकी। पलंग पर से उठकर वो सौगंधी के पास गया। किसकी तस्वीर देखकर तू इस कदर हंस रही है जाने मन? सौगंधी ने बाएं हाथ की पहली तस्वीर की तरफ इशारा किया जो म्यूनिसिपैलिटी के दारोगा सफाई की थी। इसकी म्यूनिसिपैलिटी के इस दारोगा की जरा देखो तो इसका थोबड़ा। कहता था एक रानी मुझ पर आशिक हो गई। ये मुंह और मसूर की दाल। ये कहकर सौगंधी ने फ्रेम को इस जोर से खींचा कि दीवार में से कील भी प्लास्टर समेत उखड़ आई।
माधु की हैरत अभी दूर ना हुई थी कि सौगंधी ने फ्रेम को खिड़की से बाहर फेंक दिया। 2 मंजिलों से ये फ्रेम नीचे जमीन पर गिरा और कांच टूटने की झनकार सुनाई देने लगी। सौगंधी ने इसी झनकार के साथ कहा, रानी भंगन कचरा उठाने आएगी तो मेरे इस राजा को भी ले जाएगी। एक बार फिर उसी नौकीली तीखी हंसी की फुहार सौगंधी के होंठों से गिरना शुरू हो गई, जैसे वो इन पर चाकू या छुरी की धार तेज कर रही है। माधु बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया और फिर हंसा। सौगंधी ने दूसरा फ्रेम भी नोच लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस साले का यहाँ क्या मतलब, भूंडी शक्ल का आदमी यहाँ नहीं रहेगा। क्यों माधु, भूंडी शक्ल का आदमी यहाँ नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। माधु फिर बड़ी मुश्किल से हंसा। एक हाथ से सौगंधी ने पगड़ी वाले की तस्वीर उतारी, दूसरा हाथ उस फ्रेम की तरफ बढ़ाया जिसमें माधु का फोटो जड़ा था। माधु अपनी जगह पर सिमट गया, जैसे हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। 1 सेकंड में फ्रेम कील समेत सौगंधी के हाथ में था। जोर का कहका लगाकर उसने की और दोनों फ्रेम एक साथ खिड़की से बाहर फेंक दिए। 2 मंजिलों से जब फ्रेम जमीन पर गिरे और कांच टूटने की आवाज आई तो माधु को ऐसा मालूम हुआ जैसे उसके अंदर कोई चीज टूट गई। बड़ी मुश्किल से उसने हंसकर इतना कहा, अच्छा किया सौगंधी, अच्छा किया, मुझे भी ये फोटो शोटू पसंद नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सौगंधी माधु के पास आई और कहने लगी, तुझे ये फोटो पसंद नहीं, पर मैं पूछती हूँ तुझमें ऐसी कौन सी बात है जो किसी को पसंद आए? तेरी पकोड़ा जैसी नाक, तेरा बालों भरा माथा, तेरे सूजे हुए नथने, तेरे मुड़े हुए कान, ये तेरे मुंह की बात, ये तेरे बदन का मैल, तुझे अपना फोटो पसंद नहीं था? पसंद क्यों होता? तेरे ऐब जो छुपाए हुए थे इसने। आजकल जमाना ही ऐसा है, जो ऐब छुपाए वही बुरा। माधु पीछे हटता गया। आखिर जब दीवार के साथ लग गया तो उसने अपनी आवाज में जोर पैदा करके कहा, देख सौगंधी, मुझे ऐसा दिखाई देता है तूने फिर से धंधा शुरू कर दिया है। अब तुझसे आखिरी बार कहता हूँ। सौगंधी ने इससे आगे माधु के लहजे में कहना शुरू कर दिया, अगर तूने अपना धंधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी टूट जाएगी। अगर तूने फिर किसी को यहाँ ठहराया तो चुटिया ने पकड़कर तुझे बाहर निकाल दूंगा। इस महीने का खर्च तुझे पूना से ही मना ऑर्डर कर दूंगा। हाँ, क्या भाड़ा है इस गोली का? सौगंधी ने कहना शुरू किया, मैं बताती हूँ, 15 रुपया भाड़ा है इस गोली का, 10 रुपया है भाड़ा मेरा, और जैसा तुझे मालूम है 2.5 रुपए दलाल के होते हैं। बाकी रहे 7.5, रहे ना 7.5। इन 7.5 रुपयों में मैंने एक ऐसी चीज का वचन दिया है जो मैं दे ही नहीं सकती, और तू ऐसी चीज लेने आया है जो तू ले ही नहीं सकता। तेरा मेरा नाता क्या है? कुछ भी नहीं, बस ये 10 रुपए तेरे मेरे बीच बच रहे हैं। तो हम दोनों ने मिलकर ऐसी बात की कि तुझे मेरी जरूरत हुई और मुझे तेरी। पहले तेरे और मेरे बीच 10 रुपए बचते थे, आज 50 बच रहे हैं। तू भी इनका बजना सुन रहा है, मैं भी इनका बजना सुन रही हूँ। ये तूने अपने बालों का क्या सत्यानाश कर रखा है, क्या सत्यानाश। ये कहकर सौगंधी ने माधु की टोपी उंगली से एक तरफ उड़ाई। यह हरकत माधु को बहुत नागवार गुजरी। उसने बड़े कड़े लहजे में कहा, सौगंधी। सौगंधी ने माधु की जेब से रुमाल निकालकर सूंघा और जमीन पर फेंक दिया। ये चीथड़े, ये छंदियां, उफ, कितनी बुरी बात आती है, उठाकर बाहर फेंक इनको। माधु चिल्लाया, सौगंधी। सौगंधी ने तेज लहजे में कहा, सौगंधी के बच्चे, तू आया किस लिए यहाँ? तेरी माँ रहती है इस जगह जो तुझे 50 रुपए देगी, या तू कोई ऐसा बड़ा गबरू जवान है जो मैं तुझ पे आशिक हो गई? कुत्ते कमीने, मुझ पर रोब घाटता है। मैं तेरी दबील हूँ क्या? भिख मंगे तूने अपने आप को क्या समझा? मैं पूछती हूँ, तू है कौन? चोर, जेब कुतरा। इस वक्त तू मेरे मकान में क्या करने आया है? बुलाऊं पुलिस को? पुणे में तुझ पर केस हो ना हो, यहाँ पर मैं तुझ पर केस खड़ा कर दूंगी। माधु सहम गया। दबे हुए लहजे में सिर्फ इस कदर कह सका, सौगंधी, तुझे क्या हो गया?
मेरी माँ का सर हो गया। तू होता कौन है मुझसे ऐसा सवाल करने वाला? भाग यहाँ से वरना। सौगंधी की बुलंद आवाज सुनकर उसका खारिशदा कुत्ता, जो सूखी चप्पलों पर मुंह रखे सो रहा था, हड़बड़ाकर उठा और माधु की तरफ मुंह उठाकर भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते के भौंकने से सौगंधी जोर जोर से हंसने लगी। माधु डर गया। गिरी हुई टोपी उठाने के लिए वो झुका तो सौगंधी की गर्ज सुनाई दी। खबरदार, पड़ी रहने दे यहीं पे। तू चाह तेरे पहुंचते ही मैं इसको मनी ऑर्डर कर दूंगी। ये कहकर वो जोर से हंसी और हंसती हंसती बैद की कुर्सी पर बैठ गई। उसके खारिशदा कुत्ते ने भौंक भौंक कर माधु को कमरे से बाहर निकाल दिया। सीढ़ियां उतारकर जब कुत्ता अपनी टुंड मुंड तो हिलाता सौगंधी के पास वापस आया और उसके कदमों के पास बैठकर कान फड़फड़ाने लगा तो सौगंधी चौंकी। उसने अपने चारों तरफ एक हौलनाक सन्नाटा देखा, ऐसा सन्नाटा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लगा कि हर शय खाली है, जैसे मुसाफिरों से लदी हुई गाड़ी सब स्टेशनों पर मुसाफिर उतारकर अब लोहे के शेड में बिल्कुल अकेली खड़ी है। ये खला जो अचानक सौगंधी के अंदर पैदा हो गया था उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। उसने काफी देर तक इस खला को भरने की कोशिश की मगर बेसूद। वो एक ही वक्त में बेशुमार ख्यालात अपने दिमाग में ठूंसती थी मगर बिल्कुल छलनी का सा हिसाब था। उधर दिमाग को पुर करती थी, उधर वो खाली हो जाता था। बहुत देर तक वो बैद की कुर्सी पर बैठी रही। एशिर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर के मज़ाफात एक अजीब पुरस्कार खामोशी में गर्क थे। कलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। एशिर सिंह जो गालबन अपने परागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपान लिए कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया तो दोनों टांगे पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। एशिर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी, चौड़े चकले कूल्हे, थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ ज्यादा ही ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बालाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार। ठोड़ी की साख से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। एशिर सिंह गोश्त सर नेवाड़े एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बंधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ में जो कृपान थी थोड़े थोड़े वक्फे से वो लस्सा थी, मगर उसके कदो कामत और खदो खाल से पता चलता था कि वो कलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजू तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी में गुजर गए तो कलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नचाकर उसे इस कदर कह सकी, एशिर सिंह ने गर्दन उठाकर कलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाह की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कलवंत कौर चिल्लाई, एशिर सिंह, लेकिन फौरन ही आवाज खींच ली और पलंग पर से उठकर उसके जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे इतने दिन? एशिर सिंह ने कुछ खोटों पर जुबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कलवंत कौर भिन्न आ गई, ये भी कोई मां या जवाब है? एशिर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था वो कई दिनों का बीमार है। कलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा जो अब एशिर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, हाय जानी, क्या हुआ तुम्हें? एशिर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कलवंत, आवाज में दर्द था। कलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होंठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर उसने अपने दांतों से अपने होंठ को काटने लगी। एशिर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कलवंत कौर को सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, और ये भी कुड़ी है या दिमाग ही खराब है? झटका देने से उसके केस खुल गए। कलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसे करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, एशिर सिंह,
वो कहाँ रहा है इतने दिन? और बड़े की माँ के घर रहा। ऐशर सिंह ने कलवंत कौर को घूर कर देखा और दफातन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाह गुरु की, बड़ी जानदार औरत है। कलवंत कौर ने एक अदा के साथ ऐशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, और तुम्हें मेरी कसम बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे। ऐशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का चूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, और नहीं। कलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सारा रुपया लूटा है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो, और वो अपने बाप का तुखम ना हो जो तुझसे झूठ बोले। कलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। मेरी समझ में नहीं आता उस रात तुम्हें हुआ क्या था? अच्छे भले मेरे साथ लेटे हुए थे, मुझे तुमने वो सारे गहने पहना दिए जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी पपियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहन के बाहर निकल गए। ऐशर सिंह का रंग सख्त हो गया। कलवंत कौर ने ये तब्दीली देखते हुए कहा, देखा ना कैसे रंग नीला पड़ गया। ऐशर सिंह, कसम वाह गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। और तेरी जान की कसम, कोई गल नहीं। ऐशर सिंह की आवाज बेजान थी। कलवंत कौर का शुभा और ज्यादा मजबूत हो गया। बालाई होंठ खींचकर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ऐशर सिंह, क्या बात है, तुम वो नहीं हो जो 8 से 8 रोज पहले थे। ऐशर सिंह एकदम उठा जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कलवंत कौर को अपने तनोमन बाजुओं में लपेटकर उसने पूरी कुव्वत के साथ भंबोड़ना शुरू किया, और जानी मैं वही हूँ, कुट कुट पा जफियां, तेरी निकले अडा दी गर्मी। कलवंत कौर ने कोई मजाहमत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही, और तुम्हें उस रात हो क्या गया था? और बुरे की माँ का वो हो गया था। बताओगे नहीं? वो कोई बात हो तो बताऊं। मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ऐशर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ऐशर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कलवंत कौर को शहवानी नजरों से देखकर कहा, आ जाओ एक बाजी ताश की हो जाए। कलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, हाय चल दफान हो। ऐशर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी ली। कलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ऐशर सिंह, मेरे दर्द होता है। ऐशर सिंह ने आगे बढ़कर कलवंत कौर का बालाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और किचकिचाने लगा। कलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ऐशर सिंह ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तरफ चाल।